व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और अब बारी आ चुकी है एक ऐसे चैप्टर की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी कॉमर्स जर्नी में। जहां तक तुम कॉमर्स पढ़ोगे तब तक तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने चाहिए। तो इस चैप्टर को जितना हो सके बहुत ध्यान से करना। हर वीडियो को कम से कम एक एक टू द पॉइंट आपको लिखना है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करके देखना है। राइट, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको दोबारा बता दूंगा, कवर कर दूंगा, बट उसको बड़े ध्यान से करके चलना क्योंकि इसके बिना कॉमर्स में फ्यूचर पॉसिबल नहीं है भैया। जिसको कॉमर्स में होके अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालना नहीं आता उसको कुछ नहीं आता। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। तो बहुत ध्यान से करेंगे, सीखेंगे और अपने बेसिक्स मजबूत करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है बेटा? सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक सिंगल ओनर, जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, एक अकेला बिजनेसमैन है जिसकी बुक्स वो खुद बनवाएगा या खुद बनाएगा और उसके अंदर कोई पार्टनर नहीं है, कोई वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, अकेला ओनर है। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बेटा उसकी बुक्स जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि उसका प्रॉफिट में जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि उसके एसेट्स कितने हैं, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा उसकी लाइबिलिटीज कितनी है। तो बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। मैं आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और वीडियो से बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरे साथ साथ समझना प्लीज। वीडियो को हर 11th क्लास के बच्चे तक शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमारे बच्चे हर साल करते हैं तो मुझे उम्मीद है इस साल वाले बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे मेरे साथ साथ। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर की जब हम बात करते हैं बेटा जी, तो आपको यह समझ के चलना है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या चीजें मुझे बनानी है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो हमें प्रॉफिट्स दिखाएंगी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में आप क्या क्या सीखते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में बेटा जी आप सीखते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को सीखते चलेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट को बोलते हैं। बैलेंस शीट में आपके सारे के सारे एसेट्स और सारे के सारे लाइबिलिटीज दिखाए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट आप बनाओगे मेनली। एक होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसके अंदर बैलेंस शीट बनेगी। याद रखना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट दो ही है। ये कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज बनाए जाएंगे या लिखे जाएंगे। ओके, तो हम वन ऑन वन ये सारी चीजें सीखेंगे, वन ऑन वन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं दिस इज विदाउट एडजस्टमेंट, एक इसमें विद एडजस्टमेंट आता है जो हम इसके बाद करेंगे। ये दोनों चैप्टर मिलके मान के चलना कम से कम 10 से 15 दिन लेंगे। अगले 15 दिन हम यही पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये 15 दिन तुमने मेरे साथ लगा लिए तो समझो तुम्हारे आउट ऑफ 80 मिनिमम 15 से 20 नंबर पक्के होते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से एक बेसिक करेंगे और सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सर एक ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले एक वो अकाउंट है जो यूजुअली वो लोग बनाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। यूजुअली वो लोग बनाते हैं जो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो मेनली
जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किनका होता है, मैन्युफैक्चरर्स का होता है। सर्विस प्रोवाइडर्स का कोई ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट खास नहीं होता। सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम कोई माल नहीं बेचते, तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कोई परचेज नहीं होता, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, हमारा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। लेकिन जो लोग हमारे पास वो हैं जो माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, कुछ माल खुद बनाते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास किस तरीके से बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या क्या फॉर्मेट है, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, फिर हम इसमें आगे चलेंगे। नंबर 1, इट इज ऑल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट। कई लोग इसको गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मेनली बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के बारे में चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। नंबर 2, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब डेबिट में सभी एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे, क्रेडिट में सभी इनकम्स एंड गेन्स आएंगे। नंबर 3, इट रिजल्ट्स इन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके अंदर या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ, या खाली फॉर्मेट लिख देता हूँ। इसका फॉर्मेट जो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। जो इसका फॉर्मेट है बच्चों, वो जो मैं बना रहा हूँ आपको वही फॉलो करके चलना है। ठीक है, मतलब आप फॉर्मेट को प्लीज आगे पीछे मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मेट कैसा बनता है हमारे पास इसका, सबसे ऊपर सबसे पहले इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब है सर, जो भी आपके पास साल के शुरू में माल बचा हुआ है। अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी न्यूली फॉर्म्ड है तो उसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद डेबिट में क्या आएगा आपके पास, परचेजेस, जो भी आपने माल खरीदा है बेचने के लिए। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने माल खरीदा है वो आप सारा रखोगे, कई बार डिफेक्टिव आता है, कई बार कुछ एज पर जो मैंने मांगा था वो नहीं है, तो वो हमें फिर वापस भी करना पड़ता है। तो परचेज में से मैं माइनस करूंगा परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न मैं माइनस कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस आ गई। उसके बाद बच्चों इसमें ना खर्चे आते हैं। खर्चों को हम किस नाम से दिखाते हैं, खर्चों को हम दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप अपनी किताब में देखोगे ना तो पूरी लिस्ट है, बहुत बड़े बहुत सारे खर्चे दिए हैं, लेकिन मैं आपके लिए चीजें आसान बनाऊंगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग बस 4 चीजें याद रखेंगे। ठीक है। नंबर 1 याद रखना कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। फैक्ट्री से रिलेटेड मतलब फैक्ट्री रेंट आप अपने पास लिख भी सकते हो, फैक्ट्री लाइटिंग, है ना, फैक्ट्री में दी जाने वाली वेजेस। देखो वेजेस और सैलरीज 2 आइटम है जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकती है। ध्यान रखना, वेजेस दी जाती हैं फिजिकल वर्क करने पे, मतलब अगर मैं फिजिकली बहुत कुछ काम करता हूं तो मुझे वेजेस दी जाएंगी, राइट। और अगर मैं मेंटली काम करता हूं, दिमाग से काम करता हूं, तो मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे वेजेस नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, सैलरीज मंथली होती हैं, वेजेस डेली होती हैं। फैक्ट्री में वेजेस होंगी, है ना। अगर दोनों इकट्ठी हुई तो पहला शब्द देख लेना, अगर पहला शब्द वेजेस है तो वो वेजेस है, पहला शब्द सैलरी है तो वो सैलरी है। इसमें सैलरी नहीं आता ट्रेडिंग में, क्योंकि सैलरीज फैक्ट्री में नहीं होती, सैलरीज होती है ऑफिस में, तो हम सैलरी को मानते हैं ऑफिस से रिलेटेड। इसमें खर्चा सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड आएगा, तो याद रखो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। ओके। दूसरा खर्चा आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब जैसे कोई कोल, गैस, पावर, फ्यूल, पेट्रोल, ऐसा कुछ भी खर्चा है वो सब प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। तीसरा बच्चों परचेज से रिलेटेड, ऐसा लिखा हुआ एक्सपेंसेस ऑन परचेज, राइट, कुछ भी परचेज से रिलेटेड। चौथा इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, हमने कोई माल खरीदा है तो डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस होता है अगर हम शिप के थ्रू माल खरीदते हैं तो उसको हम डॉक चार्जेस बोलते हैं। तो क्या क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, जो बाहर आता है इसको हम नेट परचेजेस बोलते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें 4 खर्चे मेन होते हैं। 4 खर्चे मेन कौन कौन से हो गए हमारे पास, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो,
खर्चे के साथ इनवर्ड शब्द यूज हुआ हो। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कुछ ऐसा वर्ड यूज हुआ हो। ठीक है, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा सर? क्रेडिट में आएंगे बच्चों सबसे पहले तो सेल्स, माइनस करेंगे इसमें से हम सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दिया तो नेट सेल्स आ गया। जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न, वैसे ही सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटाते हैं। फिर हमारे पास यहां पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है जो हमारे पास बचा हुआ माल है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, देखो सेल्स भी हमारे पास एक तरीके से इनफ्लो ऑफ कैश है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ माल है, पैसा हमारे पास ही है, तो हमारे लिए फायदे वाली चीज है। ओके, इन सब में से ये सारी चीजें हटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है, अगर बैलेंस इधर आ गया, बैलेंस में ध्यान रखना, बैलेंस बोल रहा हूं, अगर बैलेंस इधर आ गया तो उसको बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंस इधर आया तो क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और अगर बैलेंस इधर आया तो इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस लॉस कब आएगा? अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो ऑफ कोर्स इधर आएगा। और प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट तब आता है अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बैलेंस इधर आ जाता है ना? तो ये हमारा टोटल हो जाता है बच्चों। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस इधर आया तो ग्रॉस लॉस। इधर क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बैलेंस इधर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट। ये पूरा फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो आपको भूलना नहीं है, यही हमें बनाना है, मैं यही कराने वाला हूं आपको। तो फॉर्मेट को बड़े ध्यान से देख लेना बच्चे। इसके बाद बाबू कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। कई बार आपको कुछ छोटी छोटी चीजें इसके अंदर दी होंगी, जैसे नंबर 1 सबसे पहले एक नोट लिखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कई बार आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ होगा, तो सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब है बाबू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के सीधे सीधे 4 चीजें होती हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट? इसका फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कई बार दिया होता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सर व्हाट इज सीओजीएस? सीओजीएस है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है कि जो माल मैं बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, सपोज ये पेन है, मैं 100 रुपए का बेचता हूं, 100 रुपीज इसकी सेल्स है, और इसकी कॉस्ट जो आती है वो कॉस्ट आती है 60 रुपीज। तो 100 में से अगर मैं 60 हटा दूं तो 40 का प्रॉफिट है या नहीं है? 40 का प्रॉफिट है ना। तो वही हम बोलते हैं कि जीपी इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास यहां से सीओजीएस का एक फॉर्मूला और निकल जाता है। यहां से अगर मुझे सीओजीएस का एक फॉर्मूला और निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं, सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो भी सीओजीएस आ जाएगा। तो सीओजीएस फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एक फॉर्मूला ये है सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो। भैया सेल 100 की थी, 40 का प्रॉफिट था तो 60 की कॉस्ट आ गई। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 4, कई बार आपको बच्चों एडजस्टेड परचेजेस दिया होता है क्वेश्चन में। तो एडजस्टेड परचेजेस का क्या मतलब होता है? एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें बस ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, बाकी सेम होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास एडजस्टेड परचेजेस होता है। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं
जो आपको हेल्प करेंगे आगे और आपको शायद ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉब्लम भी करें। तो इसको ध्यान से अपने पास लिख लो ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो कई बार बच्चों आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और आपको COGS दे दिया गया है, तो COGS आप सीधा यहां पे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इधर क्या लिखोगे आप सीधा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब देखो COGS में क्या क्या आ गया, COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चार चीजें ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो चुकी हैं। चार चीजें कौन कौन सी एडजस्ट हो गई, देखो ये वाली चार चीजें एडजस्ट हो गई, ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो गया, परचेजेस भी एडजस्ट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एडजस्ट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन चारों को नहीं लिखते, इन चारों को नहीं लिखेंगे तो बस सेल्स माइनस COGS। तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, देखो सेल्स और इसमें से ये COGS इधर आ गया, तो यहां पे क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अगर बैलेंस इधर आया तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। यहीं से ये फॉर्मूला भी आया, यहीं से ये फॉर्मूला भी आया, COGS इज नहीं, ये GP इज सेल्स माइनस COGS। देखो सेल्स में से COGS हटाओ तो GP आ जाता है। सही है, परफेक्ट है बेटा जी, क्लियर है, सही है। तो समटाइम्स अगर COGS दिया हुआ तो COGS में फिर आप ये चार चीजें इसमें नहीं लिखोगे। क्लियर हो गया बेटा जी, डन हो गया, चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने आज आपको कराए हैं, इनको आप एक बार देख लो, आज अच्छे तरीके से इनको एक बार चेक कर लो, सारे के सारे नोट कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें नोट कराई, सारी चीज़ें समझाई। अगली क्लास में यानी कि कल मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ओके, बस एक काम करना है आपको, व्हाट इज योर होमवर्क, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी किताब है उसको खोलो। उस किताब में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया होगा, बहुत बड़ा, पूरे पेज पे दिया होगा। वो पूरे पेज पे क्यों दिया है बच्चों, पूरे पेज पे इसलिए दिया है क्योंकि उसके अंदर ना एक्सपेंसेस अलग अलग तरीके के लिखे होंगे। जैसे मैंने तो यहाँ लिख दिया कि फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वहां लिखा होगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, वेजेस। तो आपको एक बार वो रीड लगा लेना है कि कौन कौन से खर्चे हैं। मैं आपको कल फॉर्मेट रिवाइज भी कराऊंगा और फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। आई होप आज वाली चीजें आपको क्लियर होंगी। कल मिलते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के साथ और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना सब फ्रेंड्स के साथ, और कैसा लग रहा है आपको फाइनल चैप्टर करके क्लास 11th अकाउंट्स का मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन।